मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B से संबंधित सर्टिफिकेट के बारे में बताने जा रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी ट्रायल में जो न्यायालय के समक्ष मामला चलता है, कोर्ट में एविडेंस देनी होती है। एविडेंस को ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से सिद्ध किया जाता है। यदि किसी तरह की कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कोई डाटा है, वो आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो या तो आप ओरिजिनल जमा करें या फिर उसकी जो भी आप एविडेंस न्यायालय के समक्ष लाते हैं उसके लिए आपको 65B का एक प्रमाण पत्र देना होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को ग्राह्य बनाने में, अर्थात न्यायालय को उस एविडेंस को ग्रहण करने के लिए सक्षम बनाता है। तो रेलिवेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, वीडियो को एस्केप न करें। जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, नई नई चीज़ें आगे आपको वीडियो में ज्ञात होंगी। मोबाइल डेटा या कंप्यूटर डेटा को जब भी आप कोर्ट में किसी एविडेंस में पेश करते हैं, साधारण प्रश्न ये उठता है कि क्या वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को न्यायालय उस एविडेंस को ग्राह्य करेगा, रेलिवेंट है कि नहीं वो एविडेंस, एडमिसेबल एंड एविडेंस है, मतलब न्यायालय उसे ग्राह्य साक्ष्य के रूप में करेगा कि नहीं, ये प्रश्न उठता है। न्यायालय के अपने निर्णय में उस बात का आना आवश्यक है और उसके लिए कोई भी वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग या एग्रीमेंट की, कोई ई एग्रीमेंट की या इलेक्ट्रॉनिक इमेज जो भी आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, या तो मूल में पेश करें और या 65B के रिकॉर्ड एक जो सर्टिफिकेट इशू होता है उसके तहत आप करेंगे। तो ये एक पुराना केस था, टॉम्सो ब्रानो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। अभी हाल ही में 2020 का एक 14 जुलाई का एक जजमेंट अर्जुन पंडित खोदकर का आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। 65B का जो सर्टिफिकेट है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कैसे कोर्ट एविडेंस ग्राह्य करेगा, एडमिसेबल इन एविडेंस करेगा, इसके बारे में, और रेलिवेंस मानी जाएगी सुसंगत। तो 2000 पहले तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भारत में मान्य नहीं किया जाता था। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया 2000 का। इसके बाद 2008 में कुछ महत्वपूर्ण उस अधिनियम में संशोधन किए गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। तो मामले की ट्रायल के दौरान जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पेश करते हैं तो ओरल के साथ आप डॉक्यूमेंट्री दस्तावेज को हमेशा वेट दिया जाता है, क्योंकि दस्तावेज का अपना एक उसके कंटेंट्स का मूल्य होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज। तो सेक्शन 65A और सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। 1872 का यह अधिनियम है, साक्ष्य अधिनियम, जिसके तहत कोई भी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। सत्यता को ज्ञात करने के लिए 65B4 में प्रोविजन दिया गया है कि उसकी सर्टिफिकेट द्वारा वो समर्थित अगर एविडेंस है, वीडियो है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ई एग्रीमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज है, तो उसके सर्टिफिकेट द्वारा समर्थित होने पर न्यायालय उसे साक्ष्य में ग्राह्य कर लेता है। संबंधित दस्तावेज उपकरण को जब आप पेश करते हैं तो सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत उसके साथ प्रमाण पत्र न्यायालय के समक्ष पेश करें। कॉल रिकॉर्ड में यदि कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दिया है तो फिर इस सर्टिफिकेट को पेश करने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बिना जब तक सर्टिफिकेट वो समर्थित नहीं है, न्यायालय उसे ग्राह्य नहीं मानेगा। तो कुल मिलाकर इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कोई एविडेंस पेश करते हैं, मोबाइल डेटा या कंप्यूटर डेटा, रेलिवेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के लिए आप इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत धारा 65B का सर्टिफिकेट आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। ये व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अर्जुन पंडित खोदकर के मामले में दी गई है। पहले इसी बारे में टॉम्सो ब्रानो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने CCTV फुटेज को बेस्ट एविडेंस माना था। तो मैंने ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी समझ में आई होगी। चैनल से जुड़े रहिए। मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, नॉलेज इज़ पावर। आप जितने ज़्यादा कानून को जानेंगे उतने सशक्त होंगे और न्यायालय के समक्ष या समाज में या देश में किसी भी व्यक्ति के समक्ष आप तभी सक्षम हो पाएंगे जबकि आपको कानून की भरपूर जानकारी होगी। तो चैनल पर स्नेह में मिल रहा है, लगभग 20,000 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर होने वाले हैं। एक और अनुरोध है, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी YouTube पर एक चैनल अर्चना आरटी के नाम से है। कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ और इस वीडियो में यहीं तक। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।